अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने डेरिवेशन करनी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और साथ ही साथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन के लिए और डार्क फ्रिंज की पोजीशन के लिए, और इन दोनों के दरमियान की जो है वो पोजीशन भी निकालेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट एक वीडियो देख लो, सारी बात क्लियर हो जाएगी और आप एज इट इज़ जाकर बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो या अपने कोचिंग और कॉलेज के एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। देखो भाई, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास क्या मौजूद है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तो हो क्या रहा है ये समझो। देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था ताकि वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव किया जा सके। किसको? वेव नेचर को। आपको पता है हैगन ने क्या कहा था कि लाइट एक वेव नेचर है और इंटरफेरेंस करती है। तो यहाँ पर जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये वेव नेचर को बता रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। और साथ ही साथ क्या कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट, वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ है ना, यानी जो वेवलेंथ आ रही होती है लाइट की, उसको मेजर करने में भी आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। दो काम ये कर रहा है। अच्छा, अब प्रिंसिपल क्या है? ये हैगन के प्रिंसिपल पे ही काम कर रहा है, यानी वेव फ्रंट बनेंगे और वेव स्पेरिकल वेव फ्रंट से आप जो है वो आगे डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज देखोगे। अब मैं इसके जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह सब ड्रॉ कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं थॉमस यंग परफॉर्म। किसने परफॉर्म किया? थॉमस यंग्स ने। हिज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर दो स्लिट आती हैं। अभी मैं वो बना के दिखाता हूँ। नॉट ओनली डेमोस्ट्रेटेड द वेव नेचर ऑफ लाइट, सिर्फ इन्होंने वेव नेचर नहीं बताई, बट ऑल्सो अलाउड द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो इन्होंने वेव लेंथ ऑफ लाइट भी बताई है, ठीक है। प्रिंसिपल कौन सा यूज़ किया है? हैगन प्रिंसिपल यूज़ किया है। अब आओ इसकी कंस्ट्रक्शन देखो, जो कि असल चीज़ है। अगर कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, पूरा एक्सपेरिमेंट आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन इसकी है किस तरह से। देखो यहाँ पर है आपके पास लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स क्या है? मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट आपको देगा। क्या देगा? मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट देगा। अब कैसे, ज़रा मैं बताता हूँ। ये आपके सामने आ गई एक स्लिट। देखो ये जो आपको छोटा सा डिस्टेंस नज़र आ रहा है ना, जिसे मैं सी कह रहा हूँ, ये दो लाइन के दरमियान बिल्कुल एक छोटा सा डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, यही आपकी है स्लिट। ये क्या चीज़ है? ये है आपकी स्लिट, ठीक है। अभी एक स्लिट लगी हुई है आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी दो स्लिट, ठीक है। ये दो स्लिट आ गई, ठीक है। यहाँ पर एक स्लिट थी, यहाँ पर दो स्लिट्स हो गई हैं। अच्छा, ए और बी नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर लगी हुई है आपके पास स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे क्या लगी हुई है आपके पास? स्क्रीन लगी हुई है। इसको एज इट इज़ ड्रॉ करो। बुक में ये होती है, लेकिन आप खुद ड्रॉ करोगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब होता क्या है, सी को थोड़ा सा हम ऊपर बना लेते हैं। अब लाइट यहाँ पर है, लाइट सोर्स यहाँ पर है, तो बेशक स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। अच्छा, अब जब स्पेरिकल वेव फ्रंट यहाँ से निकलेगा तो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट आपके पास जो है वो आगे जाएगा, यानी आगे ट्रैवल करेगा। ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट आगे ट्रैवल करेंगे। अच्छा, इधर से पास हुए, ठीक है, इधर से पास हुए। अब ये आगे ट्रैवल करें। अच्छा, अब आगे ट्रैवल करके ये किधर जा रहे हैं? ए और बी की तरफ जा रहे हैं। अब ये ए है आपका, ए स्लिट है, ये बी स्लिट है, ठीक है। अब जब ये स्पेरिकल वेव फ्रंट ए और बी से गुजरे तो क्या हुआ? ये स्पेरिकल वेव फ्रंट टूट गए। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमें मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट मिले। देखो भाई, डायरेक्ट भी तो ऐसा कर सकते थे कि ये स्लिट से जो सी से आ रहे हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट जाके स्क्रीन पे लग जाते। अगर इस तरह होता तो आपको इंटरफेरेंस देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। तो इंटरफेरेंस देखने के लिए मिले और मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मिले, कोहेरेंट मिले। अब मोनोक्रोमेटिक क्या होता है कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट, सिंगल वेवलेंथ की और सिंगल सेम कलर की लाइट। देखो, अगर वेवलेंथ सिंगल है तो सेम कलर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक सोर्स को यूज़ किया ताकि सिंगल वेवलेंथ आए और सेम कलर आए। फॉर एग्जांपल, अगर ये येलो लाइट आ रही है तो यहाँ से भी गुजरेगी तो येलो आएगी और यहाँ से भी गुजरेगी तो येलो मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से लाइट टूट गई, मतलब ये
स्पेरिकल वेव फ्रंट टूट गया और यहाँ भी टूट गया। अच्छा, अब जैसे जैसे ये आगे जाते जाएंगे ये बड़े होते जाएंगे और अब देखो ये आपस में मिलते जा रहे हैं, आपस में ये मिलते जा रहे हैं, ठीक है, आपस में ये मिलते जा रहे हैं। अच्छा, अब आपस में ये मिलते मिलते क्या करेंगे, आपस में ये मिलते मिलते स्क्रीन से टकराएंगे, आपस में ये मिलते मिलते स्क्रीन से टकराएंगे। ये जो आपके वेव फ्रंट है, स्पेरिकल वेव फ्रंट है, ये स्क्रीन से टकराएंगे, ठीक है। ये देखो ये अब स्क्रीन से टकराना शुरू हुए। अच्छा, अब स्क्रीन पर जो ये वाला पॉइंट है, जो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है, इसको आप बोलते हो ज़ीरो पॉइंट, ठीक है, यहाँ ज़ीरो ऑर्डर मिलता है, यानी इधर आपको मिलेगी ब्राइट फ्रिंज। अच्छा देखो, ब्लू से जो मैं बनाऊंगा, ब्लू से जो मैं लाइनें बनाऊंगा वो आपकी होगी डार्क फ्रिंज होगी, और जो मैं जगह खाली छोड़ दूंगा वो ब्राइट फ्रिंज होगी, ठीक है, याद रखना, ठीक, ब्राइट। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको मिलेगी ब्राइट, यहाँ पर आपको मिलेगी, देखो मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ, बीच वाली जगह खाली छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ आपको ब्राइट मिलेगी, ठीक है, ब्राइट, ठीक है। यहाँ बीच में आपको मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद अब कंसेक्यूटिव आपको डार्क और ब्राइट मिलती रहेगी, ठीक है, इस तरह से डार्क और ब्राइट मिलती रहेगी। नीचे भी आ जाओ थोड़ा, ठीक है, इस तरह से होता रहेगा। अब लाइट की जो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट हैं, ये आपस में मिलते रहेंगे और स्क्रीन से टकराते रहेंगे, और आपको इस तरह से स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नज़र आती रहेंगी, यानी कहीं पे डार्क और कहीं पे ब्राइट। अब जहाँ ब्राइट मिल रही है वहाँ पर क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, यहाँ लिख लो, जहाँ ब्राइट है वहाँ पर क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, और जहाँ पे डार्क मिल रही है वहाँ क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, इंटरफेरेंस, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको आ रहा होगा। अब देखो स्लिट 2 और स्लिट ए और स्लिट बी, इसको असल में स्लिट 1 और स्लिट 2 भी कह रहे होते हैं, तो जैसा आपको बेहतर लगे आप कह सकते हो। तो इसको हम कह देते हैं S1। अब यहाँ से थोड़ी सी मैं जगह ले लेता हूँ, यहीं पे बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्लिट 1। अब स्लिट 1 को ज़रा समझ लो, और ये हो गई आपकी स्लिट 2, ठीक है, इसको समझ लो। अच्छा, जगह थोड़ी सी कम है तो बेहतर करके बना लेते हैं ताकि बात समझ आए, ठीक है। यहाँ से इधर से मिटा लेते हैं इसको। ये हो गई आपकी स्लिट 1, ये हो गई आपकी स्लिट 1, और ये हो गई आपकी स्लिट 2, ठीक है। अच्छा, छोटा सा लिखा मैंने स्लिट 1 और स्लिट 2, आप लोग लिख लेना। देखो स्लिट 1 का जो मतलब स्लिट 1 का जो डिस्टेंस है, मतलब स्लिट 1 कितनी चौड़ी है, इतनी चौड़ी है जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। फॉर एग्जांपल स्लिट 1 को हमने इतना रखा है, इतना उसके अंदर डिस्टेंस रखा है कि जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो है वो हमारे पास सही तरह से डायफ्रैक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है, याद रखना इस बात को, ये पूछ ली जाती है, ठीक है। तो स्लिट 1 और स्लिट 2 समझ में आ गया। अब स्लिट 1 और स्लिट 2 के दरमियान का डिस्टेंस d है, उसी की मदद से हम आगे काम करेंगे। यहाँ बना रहा हूँ, स्लिट 1 और स्लिट 2 के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास, स्लिट 1 और स्लिट 2 के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास d है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, स्लिट 1 और स्लिट 2 को, उसकी ज्योमेट्री को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन शुरू हो रही है, डेरिवेशन, ठीक है। चलो अब यहाँ से आपको जो आपकी वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट चल रही है ना इंटरफेरेंस की, वो मिलेगी। कहाँ कंस्ट्रक्टिव कहाँ डिस्ट्रक्टिव मैं बता दूंगा। अच्छा, कंसीडर, वर्डिंग भी लिख लो थोड़ी सी, ये लिखना पेपर में भी, ठीक है। तो कंसीडर, न्यूमेरिकल भी है वो भी मैं कराऊंगा। कंसीडर स्लिट 1 जिसे आप S1 कह रहे हो, एंड स्लिट 2। कंसीडर स्लिट 1 एंड स्लिट 2 एंड ड्रॉ लाइट, LIGHT, लाइट रेस। अब लाइट की रेस को ड्रॉ करो। आपको पता है जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाएगी वो लाइट की रे होगी, हम पीछे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो स्पेरिकल वेव फ्रंट के जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है वो रे होती है। अब देखो फॉर एग्जांपल हो क्या रहा है, ये आपकी स्लिट यहाँ पर आ गई, ये आ गई आपकी एक स्लिट, ये आ गई आपकी दूसरी स्लिट, ठीक है।
अच्छा, अब ये हो गई S1, ये हो गई S2, यहाँ S1 S2 कहेंगे, A और SB नहीं कहते। अच्छा, ये हो गई आपकी स्क्रीन, ये आ गई आपकी स्क्रीन। यहाँ असल समझना, ये बात बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट होगी। अच्छा, ये आ गया आपका मिड पॉइंट, ठीक है, जिसे हम कहेंगे O, ठीक है, इसे हमने क्या कह दिया, O कह दिया, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री आपको अगर समझ में आ गई तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब ये हो गया P, फॉर एग्जांपल कोई भी हमने पॉइंट ले लिया P, जहाँ पर ब्राइट या डार्क फ्रिंज आ रही होगी, ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट P। अच्छा, अब होगा क्या कि आपके पास जो है वो लाइट रे निकल रही होगी, यानी लाइट रे स्लिट से पास हो रही होगी और इधर जा रही होगी, इस पॉइंट P पर मिल रही होगी। पॉइंट P को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ये लो, यहाँ पर मिल रही होगी। बात समझ में आया? यहाँ से लाइन निकली, पॉइंट P को जाके मिली। अब इसी तरह से एक और लाइन निकली, ये भी पॉइंट P पे जाके मिली। अच्छा, ये क्या है, ये रे 1 है और ये नीचे वाली रे 2 है। जब रेस आपस में मिलेंगी तभी तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, वरना तो नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ से एक लाइन निकली और यहाँ पर मिली, समझ में आई बात? याद रखना, इस पॉइंट O पर पूछ लिया जाता है, इस पॉइंट O पर जो रे आएगी S1 से वो भी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी और जो S2 से आएगी वो भी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। क्यों? क्योंकि ये मिड में है, मिड में है। अगर मिड में कोई चीज़ हो ना तो यहाँ से आने वाली चीज़ और नीचे से आने वाली चीज़ इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी। जब O पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस कवर होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, याद रखना, ये O पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, अब देखो ज़रा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है L, और मैंने ऊपर भी ड्रॉ किया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है आपके पास D, याद रखोगे? चलो याद रखोगे। अच्छा, अब देखो पाथ का डिफरेंस कितना आया, ये पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है, यानी देखो समझो ये S1 वाली जो रे है उसने 1 मीटर कवर किया, समझाने के लिए कह रहा हूँ। S2 वाली रे ने फिर कवर किया 1.2 मीटर, उसने 0.2 मीटर ज़्यादा कवर किया। क्यों? क्योंकि ये पार्ट डिफरेंस था जिसे हम डेल्टा एस कहेंगे। डेल्टा एस क्यों आ रहा है? डेल्टा एस इसलिए आ रहा है S2 माइनस S1 की वजह से, याद रखोगे इस बात को? चलो, अच्छा, एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल छोटा सा बना रहा हूँ यहाँ थीटा, ये एंगल यहाँ बन रहा होगा, ठीक है, जो मैंने बनाया ना यहाँ बन रहा होगा। अच्छा, अब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है आपके पास y, जो कि है पोजीशन ऑफ द फ्रिंज। चलो मैं यहाँ पे चीज़ें लिख देता हूँ। d क्या है इसको याद रखना, और न्यूमेरिकल में भी ये सब चीज़ें गिवन होती है तो बच्चों को मुश्किल होती है, क्योंकि 3-4 चीज़ें हैं डिस्टेंस में ही है, आपके पास L भी डिस्टेंस में है, D भी डिस्टेंस में है, Y भी, तो बच्चों को मुश्किल होती है। तो D क्या है? D आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ठीक है। चलो, L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, जगह छोटी हो गई, यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, Y क्या है? पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, FRING, फ्रिंज, ठीक है, ये लिख लिया आपने। चलो अब आगे डेरिवेशन को लेके चलते हैं, आगे काम करते हैं। चलो अब हम निकालेंगे अपनी ब्राइट फ्रिंज, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसे आप कहते हो ब्राइट फ्रिंज और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये लिखो और एमी इंग्लिश सेंटर लिखो, इंटरफेरेंस की वीडियो देखा हो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में 21-22 मिनट तक इंटरफेरेंस समझाया, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी ये यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, सारा काम इसी डायग्राम की बिहाफ पर होगा, इसको देखते रहना। अच्छा, अब होगा क्या, अब आपने ना इसको नाम देना है, ठीक है, नाम दे लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया A, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया A, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया B, और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया जो बुक में नाम दिया वही नाम देते हैं D, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा Q,
ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया Q। देखो जहाँ जहाँ पर लाइनें आपस में मिल रही हैं हमने उनको पॉइंट्स का नाम दे दिया, A, Q और B और D। समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब कंसीडर करो ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ABD, ABD। अच्छा, ABD ट्रायंगल कंसीडर करो, साइन लगाओ, साइन थीटा लगाओ। देखो साइन थीटा लगाया मैंने, यहाँ लाइन खींच लेना बीच में। अच्छा, साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ज़रा मुझे बताओ यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है? देखो A और B हाइपोटेन्यूज है, मैं बता भी रहा हूँ और आपको समझ भी आ रहा होगा, ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हो। A और B क्या है? हाइपोटेन्यूज। अच्छा, A और B के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? D। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज भी है और ये डिस्टेंस D बन रहा है। अच्छा, B और D परपेंडिकुलर है, B और D परपेंडिकुलर है। B और D क्या है आपके पास? डेल्टा S, और है क्या? परपेंडिकुलर है। समझ गए ना? पुट कर दो अब, तो साइन थीटा आ गया, तो P की जगह आ गया BD और H की जगह आ गया AB। ठीक है, तो अब मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि BD किसके बराबर है? BD बराबर है आपके पास डेल्टा S के। ठीक है, और AB किसके बराबर है? AB बराबर है D के। तो D को उधर ले जाओ, तो D साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S। समझ गए? चलो, ये तो मुझे उम्मीद है मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में, तो बड़ी आसान बात है मैंने लिखी थी ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या पढ़ा था हमने? ये पाथ डिफरेंस है, मैंने यहाँ लिखा है ना, ऊपर नहीं लिखा तो चलो लिख देता हूँ कि ये डेल्टा S जो है ये क्या है? पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ज़रा मुझे पाथ डिफरेंस बताओ क्या होता है? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि डेल्टा S। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, आप लोगों पे वेट करो, मुझे शायद थोड़ा बहुत हल्का याद है। बिल्कुल सही, m लैम्डा, यही पढ़ा था पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, m लैम्डा। तो ज़रा इधर पुट कर दो, इधर पुट कर दो इसको, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या आ गया आपके पास? m लैम्डा। देखो डेल्टा S की जगह आ गया आपके पास m लैम्डा, और क्या बन गया? D साइन थीटा। ये आ गया आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, समझ गए? मुश्किल, परेशानी, टेंशन वाली बात, कोई घबराहट, कुछ भी नहीं भाई, समझ सीधी सीधी तो बातें थी सारी। देखो सारी चीज़ें मैंने ट्रीटमेंट के ज़रिए ड्रॉ करके दिखाई हैं आपको। O ज़ीरो ऑर्डर कहा जाता है इसे, ज़ीरो ऑर्डर, ये O होता है, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो याद रखना 0, 1, 2, 3 इस तरह कर कर आप वैल्यूज़ पुट करते रहोगे। ठीक है, तो यह आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया पूरा पूरा, और अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ चलते हैं। चलो इसको रिमूव करते हैं। डायग्राम सामने बनी हुई है, अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी आप लोग। चलो, अच्छा, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम इस बोर्ड को 2 हिस्सों में स्प्लिट करके फिर समझें। सही स्प्लिट हुआ? हाँ, बहुत छोटा नहीं हो गया, चलो खैर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? ये चीज़ सेम रहेगी, डी साइन थीटा डेल्टा S। ठीक है, ये लिख लो दोबारा, डी साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा S। अच्छा, पाथ डिफरेंस का अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, ज़रा मुझे बताओ क्या होता है? ds इज इक्वल टू, बिल्कुल सही बोल रहे हो, जल्दी सोचो 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 सोचो,
m+1/2 लैम्डा, यही पढ़ा था जी सर, यही पढ़ा था। तो पुट अबव इक्वेशन 2 लिखा है मैंने, ठीक है, इन इक्वेशन 2 वर्डिंग लिखना, ठीक है, पेपर में भी वर्डिंग लिखना वरना नंबर कटते हैं। तो क्या आएगा आपके पास, डी डेल्टा एस की जगह क्या आ गया, डी साइन थीटा एज इट इज रहा, और क्या बन गया आपके पास जो डेल्टा एस की जगह, m+1/2 लैम्डा, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्टिव था, ये डिस्ट्रक्टिव है, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव को अरेंज करके लिख लेते हैं, लैम्डा वाली कंडीशन को इस तरफ लिख लेते हैं, डी साइन थीटा को इस तरफ लिख लेते हैं। तो ये आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आई बात, मुश्किल, परेशानी, टेंशन वाली कोई बात, ऐसी कोई बात मैंने की नहीं ना। देखो कितनी आसानी से डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सामने आया। अच्छा चलो, अब ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पर बात नहीं ख़त्म हुई, यहाँ से तो बात अभी थोड़ी आगे जाएगी हमारी। अब हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। अब पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन क्या है मैं बताता हूँ ज़रा, पहले मैं लिख दूँ, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। ज़रा देखो पोजीशन क्या है, यहाँ पर देखो ये कितने ऊपर बन रही है ये बताना है आपने। फॉर एग्जांपल आपके पास ये O है, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, मैंने जब यहाँ O लिखा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है ये भी तो बताओ। देखो आपने ये तो बता दिया पार्ट डिफरेंस कितना होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटर होगी, और पार्ट डिफरेंस कितना होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटर होगी, चलो ये ठीक है। लेकिन ये भी तो बताओ ये O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ रहा है, और किस पे क्या कंडीशन बन रही है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की, ये भी तो बताओ। चलो अब इसको करते हैं, समझ गए ना पोजीशन क्या है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। चलो देखो भाई, सबसे पहले तो थीटा बहुत स्मॉल हो जाता है। थीटा क्या हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है। थीटा क्या हो जाता है, स्मॉल, और कितना, सिर्फ स्मॉल नहीं, वेरी स्मॉल। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये L जो है ना, L यहाँ पे लिख लो, ये बहुत बड़ा है D के मुकाबले में ये L बहुत बड़ा है। यानी समझ लो अगर इसकी वैल्यू 10 किलोमीटर आ रही है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, चलो थोड़ा आसान कर देता हूँ, इसकी वैल्यू अगर 1 मीटर आ रही है तो इसकी वैल्यू आ रही होगी 1 मिलीमीटर। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया ना, मीटर और मिलीमीटर का, ठीक है। लेकिन ये L जो है ना इस Y के बराबर है, मतलब बहुत करीब है, Y के बहुत करीब है। तो हम क्या करेंगे, इस OP को इधर लिख लो, इस OP को हम बहुत करीब लेंगे, किसके, QO के। समझ रहे हो मेरी बात, बस इसको ये समझना था। अब यहाँ से आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा तो मैंने क्या कहा आपसे कि साइन थीटा और टेन थीटा, इसको भी समझ लो। देखो अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाए ना, बहुत छोटा हो जाए, तो साइन थीटा और टेन थीटा बराबर आने लग जाता है। कैसे, ज़रा मैं करके दिखाता हूँ। समझ लो थीटा आपके पास, वैसे तो आप थीटा की क्या वैल्यू रखते हो, 10, 15, 30, 20, है ना। लेकिन अगर बहुत स्मॉल हो गया है, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 1, 0.1 इस तरह से। अब ज़रा देखो इधर जादू देखो, साइन की वैल्यू 0.1 क्या आ रहा है, 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻3। 10 की वैल्यू 0.1, देखो सेम आ रहा है ना। यानी अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा लो या टेन थीटा लो, सेम आता है। साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा आने लग जाता है। ये बात तो मुश्किल नहीं होगी, आई होप समझ में आ रही होगी, है ना। तो इसको याद रखना। अच्छा अब साइन थीटा देख लेते हैं। साइन थीटा क्या है हमारे पास। अच्छा कंसीडर ट्राइंगल, कंसीडर करो, कंसीडर ट्राइंगल, ट्राइंगल ANGL, ट्राइंगल QOP, क्योंकि देखो हमने इसी चीज़ को लिया है ना, तो इसलिए यही वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, QOP, ठीक है, कर लिया कंसीडर। अच्छा अब साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा लगाओ, यहाँ देखो Q और O आपके पास क्या है, बेस।
देखो कौन सा वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ज़रा मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आप बच्चों को समझ में आने लगे। ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है अब अच्छा समझ में आ रहा होगा। और एंगल ये वाला होगा, ठीक है, एंगल ये वाला होगा, ठीक है, ठीक है। और ये बहुत छोटा होगा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसा उधर हुआ था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास y है, आप इजीली देख पा रहे हो, और हाइपोटेन्यूज क्या है, l है आपके पास, ठीक है, l आ गया आपके पास। अच्छा अब मल्टीप्लाई कर दो d को दोनों साइड पर, ये तो बहुत आसान काम है ना, d को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई d बोथ साइड, मल्टीप्लाई d बोथ साइड्स, तो क्या हो गया, d साइन थीटा, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, d साइन थीटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अच्छा देखो d साइन थीटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, m लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ आ गया m, d साइन थीटा की जगह क्या आ गया, m लैम्डा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है ना वहाँ देखो, ठीक है, तो ये हो गया y अपॉन एल डी। अच्छा y के लिए सेट करा दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू एल एम लैम्डा अपॉन डी, सही है, ये आ गया आपके कंस्ट्रक्टिव, इस तरह से आपको मिलेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ m लिख रहा हूँ, यानी कोई भी ऑर्डर निकाल सकते हो, m का क्या मतलब है, देखो ये होगी ज़ीरो ऑर्डर, यानी m की वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा उसके बाद दूसरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो रही है, तो m की पावर 1 आएगी, देखो ये वाली हो गई m इक्वल टू 0 पर, ये हो गई m इक्वल टू 2 पर, ये हो गई m इक्वल टू 3, ये हो गई m इक्वल टू 4, तो आपको जो भी निकालनी है m, बस यहाँ पर m रखो और यहाँ आपका निकल आएगा। अच्छा अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी होता है, जगह थोड़ी कम है लेकिन हम कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए चेक कर लेते हैं हमने सही काम किया है या गलत किया है, वैसे तो सही होगा, हाँ। अच्छा थोड़ा सा ना इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, बुक में थोड़ा सा अरेंज हमने किया, सही है गलत नहीं है, बस थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो बुक में उन्होंने क्या किया है, एल और डी को एक साथ लिखा है, एल देखो एल उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी आके डिवाइड हो जाएगा, और एम लैम्डा अलग कर दिया उन्होंने, बस ये किया, कुछ भी अलग नहीं किया, ठीक है। अच्छा अब करते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये तो कंस्ट्रक्टिव की पोजीशन आ गई ना, डिस्ट्रक्टिव की भी तो निकालनी है, वहाँ डिस्ट्रक्टिव भी तो हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या बनेगा आपके पास, अगेन यही यूज़ होगा, साइन थीटा, सॉरी अगेन यही यूज़ होगा, ये यूज़ होगा, डी साइन थीटा इक्वल टू वाई एल और डी, अब जगह चाहिए होगी। अच्छा मैं इधर कर लेता हूँ, इधर काफ़ी जगह मालूम हो रही है, इधर हो जाएगा, इधर काफ़ी जगह मालूम हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा इधर रिमूव कर रहा हूँ, बाकी तो आसान है, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो सर अब इसको करते हैं, यहाँ पे करते हैं, देखो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या पढ़ा था हमने, ये रहा, डी साइन थीटा किसके बराबर है, डिस्ट्रक्टिव के लिए डी साइन थीटा बराबर है, लाइन खींच देता हूँ, डी साइन थीटा बराबर है m प्लस 1/2 और जस्ट लैम्डा, इसको यहाँ पुट करो डी साइन थीटा को, तो क्या आएगा आपके पास, m पुट अबव, ये लिख लो, पुट अबव, हेडिंग लिख लो, आसान हो जाएगा। अच्छा अबव में पुट यानी यहाँ पे पुट कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी साइन थीटा किसके बराबर है, m प्लस 1/2 लैम्डा, लिखा हुआ भी है, तो m प्लस 1/2 लैम्डा, ब्रैकेट ज़रूर लगाना, अगर ये ब्रैकेट हटा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, y l और सॉरी l नीचे आएगा, d ऊपर आएगा, l और d, ठीक है। अब हमें y चाहिए तो जस्ट अरेंजमेंट कर लो, तो ऐसे कर लो, l को उधर ले जाओ, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, d यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, और m 1/2 प्लस 1/2 लैम्डा इक्वल टू y,
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर पर निकालना है आपने, एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर पे निकालना है, यानी कोई सी भी डार्क और ब्राइट फ्रिंज निकालनी है तो वाई एम लिख लेना, एल अपॉन डी लिख लेंगे, एम प्लस 1/2 लिख लेंगे और लैम्डा लिख लेंगे। दिस इज़ आवर आंसर। कैसा समझ में आया? देखो मैंने बहुत मेहनत करके लिखा है, आप लोग इसे हमेशा याद रखना। यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट होता है। अच्छा, अब दो फ्रिंजिस के दरमियान का डिफरेंस भी इसमें आता है, तो उसको भी देख लेते हैं, उसके लिए भी कुछ कर लेते हैं, जगह वगह बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ जगह है नहीं, मुझे मिटाना पड़ेगा, वो मिटा के लिख करवा देता हूँ मैं, कोई मसले की बात नहीं है, छोटा सा है बस वो। ठीक है, अब करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, वो भी करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ, तो आई होप ये अच्छा समझ में आया होगा। ये असल हमारा बेसिक था। ठीक है, काफ़ी कम टाइम में करा दिया मैंने डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव को, तो इसको बहुत अच्छी तरह लिखना। पेपर में अगर एज इट इज़ लिख दिया ना ले जाकर, एग्जामिनर बोलेगा भाई 10 नंबर पक्के, 10 का ही सवाल आता है ये पूरा पूरा। ठीक है, तो चलो, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन लिख दी मैंने और फिर डिस्ट्रक्टिव वगैरह। तो चलो अब इसको आगे करते हैं। तो स्टूडेंट अब निकालते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, यानी दो फ्रिंजेस के दरमियान का डिफरेंस। इधर रिमूव करके इधर ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब इसकी तो ज़रूरत नहीं है, जो करना था वो हमने कर लिया। अब हमें फ्रिंज स्पेसिंग के लिए जस्ट ऊपर वाले फार्मूले की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, तो फ्रिंज स्पेसिंग के लिए हमारे पास जो है वो हम डिस्ट्रक्टिव वाले फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो कंस्ट्रक्टिव वाले को, दोनों को यूज़ कर सकते हैं। दोनों से ही हमारा काम सेम आएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस वगैरह हमारे पास नहीं आएगा। अच्छा, फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग यानी दो स्पेसिंग के दरमियान का डिफरेंस है हमारे पास बेसिकली। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ लिख लो फ्रिंज स्पेसिंग। ठीक है, तो देखो m की वैल्यू आप रख लो 1 और फिर m की वैल्यू आप रख लेना 2, इससे आपकी फ्रिंज स्पेसिंग आ जाएगी। फ्रिंज स्पेसिंग बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत जगह पे से डेल्टा y कहा जा रहा होता है, लेकिन यहाँ आपकी बुक में डेल्टा x का है तो मैं इसे डेल्टा x कहूँगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास, डेल्टा x इज इक्वल टू y2 माइनस, देखो ये m है ना, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। अच्छा चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, y2 क्या आएगा आपके पास, y2 आएगा आपके पास, y2 क्या आएगा आपके पास, L अपॉन डी। ठीक है, ये आ गया m। ठीक है, अच्छा y2 है, यानी m की वैल्यू 2 रखोगे, याद रखना यहाँ m की वैल्यू 2 रखी गई है, m की वैल्यू मैंने रख दी 2। अच्छा, प्लस बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, और चाहे डार्क से निकालो ब्राइट से निकालो आता सेम है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास माइनस, अब y1 आएगा, तो L अपॉन डी हो गया, L अपॉन डी। ठीक है, 1 + 1/2। ठीक है, उसके बाद लैम्डा आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो ज़रा, ये जो आपके पास एलसीएम आ रहे हैं इसको एलसीएम ले लो, तो 2 + 1/2, तो ये आ रहा 5/2। अच्छा, L और D कॉमन निकाल लेंगे आगे जाके, अभी नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, कितना आ गया, 5/2। ठीक है, 4 और 5 सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, L अपॉन डी, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1, तो ये 3/2 आ गया, 3/2। ठीक है, अच्छा ये आ गया लैम्डा। अच्छा देखो यहाँ भी लैम्डा है, ठीक है, यहाँ भी लैम्डा है। देखो डी और एल और डी लैम्डा, एल और डी और लैम्डा ये कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, जस्ट क्या बच जाएगा आपके पास, ये एल और डी और लैम्डा बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया आपके पास, 5/2 माइनस 3/2। अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लो, 5/2 माइनस 3/2, तो ये 1 आ रहा है। ये पूरी चीज़ सॉल्व होकर 1 आएगी, क्यों, क्योंकि देखो ना भाई, देखो 3 माइनस यहाँ पे कर लो, 3 माइनस ये क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। ठीक है, और 3 माइनस 5 माइनस 3, तो ये क्या आएगा, 2। ठीक है, 5 माइनस 3 2, और डिवाइड में भी 2, तो इक्वल टू 1। समझ में आ गया, वैसे भी समझ में आ रहा है, कैलकुलेटर से भी समझ में आ रही है बात। तो डेल्टा एक्स क्या आ रहा है आपके पास, डेल्टा एक्स आ रहा है एल डी लैम्डा, तो दो फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस ऐसा निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही निकला है, दो फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस है एल अपॉन डी, लैम्डा है, लैम्डा एक्स नहीं, ठीक है, लैम्डा बोला है मैंने, एक्स लिख दिया।
तो यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे कराना ही पड़ेगा, वरना मैं चाह रहा था कि न्यूमेरिकल आपको फिर कभी करा दूँ, लेकिन चलो न्यूमेरिकल भी लिखवा देता हूँ। तो अब जो है हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरह से होगा। अच्छा, वर्क एग्जाम्पल 13.3 दी हुई आपको, 13.1 ये अभी तक पहले ही न्यूमेरिकल है। अच्छा, कहते हैं इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ, आपके पास 2 वेवलेंथ की लाइट है। अच्छा, एक की वैल्यू आपको दी हुई है 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 की पावर -10, तो जहाँ भी आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है उसे आप बदल सकते हो 10 की पावर -10, क्योंकि कैलकुलेटर में आपको एक ऑप्शन तो नहीं मिलेगा ना, तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लैम्डा 1 दे दिया, गिवन डेटा लिख लो और 2 फाइंड लिख लो। तो लैम्डा 1 आपको दे दिया इन्होंने 6500 एमस्ट्रॉन्ग। अभी मैंने बताया कि एमस्ट्रॉन्ग किसके बराबर है, 6500 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर आ जाता है। ठीक है, हटने के बाद ए हटेगा तो मीटर के साथ आ जाएगा। अच्छा, ये लैम्डा 1 हो गया। अब अगेन लैम्डा 2 भी गिवन है आपको साथ ही साथ बराबर में, और दूसरी लाइट है आपके पास 5200 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया 5200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 एम मीटर। ठीक है, आगे कहते हैं इस यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन। अच्छा, फ्रिंजेस देखने के लिए यूज़ हो रही है। अच्छा, अब फ्रिंजेस यानी आपके पास डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट कितना दिया हुआ है, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब देखो इसे हम एल से लिखते हैं, हमने पढ़ा था फार्मूले में, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लिखो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन इन स्लिट, आप ये पढ़ चुके हो फार्मूले में। तो ये 120 दिया हुआ मीटर में, 20 सेंटीमीटर में, और वर्डिंग से भी समझ में आ रही है। इस यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 120 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 2 स्लिट्स। तो 120 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर अवे है स्लिट से, तो ये एल दिया हुआ है। समझ लो ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। इसके नीचे 100 डिवाइड करा के मीटर में रख लो, तो ये आ जाएगा आपके पास, चाहो तो ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, 220 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ऐसे भी सही है। यहाँ फिर जैसे आप करते आए हो वैसे ही कर लो कि आप 120 को डिवाइड करा दो 100 से, तो जस्ट 1.2 मीटर आएगा। चलो, ये डेटा कुछ और निकल आया। अब आगे देखो, स्लिट्स आपके पास 2 हैं और 2 ही होती हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड फ्रिंज, आपको थर्ड फ्रिंज बतानी है। देखो थर्ड फ्रिंज का मतलब है एम की वैल्यू 3 दी हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था फ्रिंज के कराते वक्त कि एम की वैल्यू 3 होगी, 2 होगी। ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर द वेवलेंथ ऑफ। अच्छा, वेवलेंथ यहाँ पर एक और इन्होंने दे दी है, इसी वाली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, मैं ज़रा बता दूँ हो क्या रहा है। देखो ये आपका होता है ओ पॉइंट, हमने पढ़ा था, और यहाँ पर आपके पास कोई फ्रिंज बन रही है जिसकी थर्ड ऑर्डर है। अच्छा, थर्ड ऑर्डर है, तो अब आपने जो है वो फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है जस्ट। ठीक है, तो इतना बड़ा इसमें काम नहीं हो रहा, वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अच्छा, अब ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला लगेगा, डार्क फ्रिंज का ये कैसे पता चला? लिखा हुआ है ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ब्राइट फ्रिंज का क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? ठीक है, ब्राइट फ्रिंज FRING, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला लिखा था हमने D sin थीटा इक्वल टू, अच्छा यार थीटा तो है नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, फॉर्मूला ये लगेगा YM इज इक्वल टू L/D/M लैम्डा। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए था। सारी वैल्यू गिवन है, जस्ट पुट कराओ और आंसर अपना निकाल लो। ठीक है, तो Y3 यानी M की वैल्यू 3 है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। L क्या गिवन है? L गिवन है 1.2। D क्या गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स भी आपको दिया हुआ होगा। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 2 मिलीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है 2 मिलीमीटर।
अब 2 मिलीमीटर सब बच्चों को पता है बराबर होता है 2 × 10⁻³ मीटर के। ठीक है, तो यहाँ डी रख दो, 2 × 10⁻³ अच्छा, अब m की वैल्यू 3 दे दी है, लैम्डा कितना दे दिया है, लैम्डा आपको दिया था इन्होंने 65, कहाँ भी था उन्होंने 6500 पे बताना, 6500 × 10⁻⁻10। ठीक है, तो चलो इसको कर लो, तो y3 = अब इसको कैलकुलेट कर लो, सबको एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो आप, 1.2 × 3 × 65, या चाहो तो पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, 1.2 डिवाइडेड बाय 2 × एक्सपोनेंट -3, 600 आ रहा है, 603, उसके बाद आ रहा है 6500 × 10⁻⁻10, तो ये y3 की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका आंसर है, 600 × 3 × 6500, ये आ रहा है आपका आंसर 1.17 × 10⁻³ स्टूडेंट ये हमारा ठीक आया है। अब उन्होंने आगे उसे लिखा हुआ है, देखो इसे आप डेल्टा एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, हमने चेक किया था कि डेल्टा एक्स से करने पे भी आंसर सेम आ रहा था, लेकिन एक यहाँ मसले की बात पता है क्या आ रही है, एक मसले की बात ये है कि इन्होंने इसे लिखा हुआ है कि डेल्टा एक्स = 117 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, जो हमारा आया है वो ठीक है, उन्होंने भी वही ठीक लिखा हुआ है, तो ये ठीक है हमारा, ठीक है, हमारा ठीक जवाब आया, हम इसको यहीं तक रखते हैं। चलो अब आगे कैलकुलेशन करते हैं, इसको यहीं तक रख के आगे कैलकुलेशन करते हैं, ये नहीं आ सकता, ये ठीक है जो आया है हमारा जवाब। अच्छा, पार्ट ए हो गया हमारा, ये ए पार्ट था, अब पार्ट बी करते हैं। ठीक है, पार्ट बी करते हैं। अच्छा, पार्ट बी में देखो क्या कहा जा रहा है हमें, पार्ट बी में कहा था उन्होंने, सपोज यहाँ पे देखते हैं पार्ट बी क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। मतलब देखो दोनों वेवलेंथ कोइंसाइड हो गई हैं, फॉर एग्जांपल एक ये वाली फ्रिंज आ रही है, इसी के ऊपर दूसरी वाली फ्रिंज भी आ गई, तो कोइंसाइड हो गई। कोइंसाइड होने से मुराद क्या है, सेम जगह पर आ रही हैं, सेम जगह पर आ रही हैं, इसका क्या मतलब है कि ym = yn है ना। देखो भाई एक फ्रिंज आ रही थी, उसी के ऊपर दूसरी भी आ गई, तो इसका मतलब है कि ym = yn। ठीक है, अच्छा तो ym क्या होगी आपके पास, आपको पता है ये लिखा हुआ फॉर्मूला, और ब्राइड है L/D m लैम्डा। ठीक है, और ये n लिखा है मैंने, तो L/D n लैम्डा, समझ में आ गई, L/D से कैंसिल, ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2 कर लो, वरना वो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से। तो अच्छा, अब आओ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का चक्कर निकालते हैं, m को इधर ले आओ और n को नीचे ले आओ, और लैम्डा 2/λ1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब लैम्डा 2 और लैम्डा 1 की वैल्यू को देख लेते हैं। लैम्डा 2 क्या गिवन है आपको, लैम्डा 2 गिवन है 5200 × 10⁻⁻10। ठीक है, और लैम्डा 1 क्या गिवन है 6500 × 10⁻10। देखो ये -10 इस -10 को कैंसिल कर देगा, अब जस्ट ये बच गया, अब इन दोनों को डिवाइड करा दो कैलकुलेटर की मदद से, आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 52500 डिवाइडेड बाय 6500, तो 4/5 आ रहा है, 4/5, तो n 4/5। m की वैल्यू क्या निकली, जो कॉन्साइड हुई है, कॉन्साइड का मतलब मैंने बताया ना, एक के ऊपर एक आ जाना 4, और n की वैल्यू क्या निकली 5। ठीक है, और n भी आ गया है, अब इसकी मदद से हम जस्ट अपना x की वैल्यू निकालते हैं, मतलब फ्रिंजेस निकालते हैं, तो x से डिनोट कर देते हैं L/D m लैम्डा 1। देखो अगर m था तो उसके साथ लैम्डा 1 था, ये याद रखना, इसमें गलती ना करना। तो ये क्या हो गया, L क्या हो गया 1.2 और D क्या हो गया 2 × 10⁻³ m क्या हो गया 4, और
लेमडा 1 क्या हो गया 6500 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। चलो अब इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। तो हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6500 एक्सपोनेंट -10 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -3। आंसर इज 1.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। 1.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ये मीटर में आ रहा है। अगर इसको हटा दोगे तो मिलीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 10 की पावर -3 इक्वल टू मिली बराबर होता है। ये मीटर नहीं है, ये मिली लिखा है मैंने। ठीक है, चलो मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए समझने में। मिली सही है। अच्छा, अब ये तो एक x के लिए काम हो गया, अब दूसरा x के लिए काम करो, से फॉर्मूला सेम रहेगा। तो एल डी जस्ट n हो जाएगा। अब देखो n था तो लेमडा 2 था, तो 1.2 डी क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और 5 और 5600 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 ये आ गया। देखो L की वैल्यू 1.2, D की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर में 5 आ गया, और ये मिलीमीटर मीटर में क्या आ रहा है 56 नहीं है 52 है 5200 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस। अच्छा चलो इसको करते हैं 1.2 2 एक्सपोनेंट -3। तो कुछ सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, कुछ भी प्लस नहीं है तो टेंशन नहीं लेना कि आंसर गलत आ जाएगा, ऊपर वाला ही आएगा। अच्छा, अब ऊपर वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो कॉन्साइड है, उन्होंने कहा था एक दूसरे के ऊपर बनी है तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये मीटर है तो मिलीमीटर में निकाल लो, मिलीमीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये इस तरह से ये न्यूमेरिकल होना था, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आपने समझी है, मेरी डेरिवेशन सही समझ ली है, तो फिर तो कोई आसान हार्ड नहीं रहा होगा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को यहीं रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर।